हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे आईटीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। दोस्तों, आईटीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक स्टेप्स बताऊंगा, प्रोसीजर्स बताऊंगा, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, आपका क्वेश्चन एकदम हमेशा सही होगा और ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। दोस्तों, बस मैं 3 स्टेप्स बताऊंगा और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस 3 स्टेप्स और क्वेश्चन खत्म। इस 3 स्टेप्स को जानिए, वीडियो को एंड तक देखिए और आईटीसी को अपना फेवरेट चैप्टर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, मैंने आपको बताया था आईटीसी का मतलब क्या होता है, आईटीसी के फीचर्स क्या होते हैं और हाँ, आईटीसी कब कब मिलेगा और कब कब नहीं मिलेगा, टाइम लिमिट क्या है आईटीसी को लेने के लिए और कौन कौन सी रिटर्न बनी रहेगी जिससे आपको आईटीसी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज अपन क्या पढ़ेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए, मैं डायरेक्ट आपको प्रोसीजर में लेके जा रहा हूँ। इतना लंबा वीडियो करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेगा वो आपको हमेशा बनेगा, कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी अगर आप ये बस 3 स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ जीएसटी जो कि पेएबल है और आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या होता है, जितना आप सेल कर रहे हैं, जिसको आप सेल करते हैं ना, उसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। और यहाँ पे क्या लिखा है पहले वाले पॉइंट में, जितना आप सेल कर रहे हैं उसमें आपको जितना जीएसटी पे करना है अपने गवर्नमेंट को, तो उसको आप कैलकुलेट करिए। क्या बोला, जितना आप सेल कर रहे हैं उसमें जो आपको जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी पे करना है आपको गवर्नमेंट को, तो आप क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। और पे तो किसको करते हैं अपन, गवर्नमेंट को। वसूलते किससे हैं, अपने उससे, कस्टमर से। अपने कस्टमर से अपन वसूलते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, हफ्ता वसूली नहीं है, जीएसटी वसूली है। क्या है, जीएसटी वसूली। अपन क्या करें, जीएसटी वसूल रहे हैं। किससे वसूल रहे हैं, अपने कस्टमर से। पेमेंट किसको करेंगे, सप्लाई, गवर्नमेंट को। पेमेंट किसको करेंगे, गवर्नमेंट को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, जीएसटी जितना पे करना है गवर्नमेंट को ऑन सेल्स, जितना अपने को जीएसटी पे करना है सेल्स में। तो कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट। क्या, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट। जितना आपने सेल किया मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट। हर प्रोडक्ट के लिए अपना अपना जीएसटी रेट होता है, वो आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आपको उसकी कोई परवाह नहीं करनी है। अब इसमें या तो आपका आईजीएसटी आएगा या एसजीएसटी प्लस यूजीएसटी आएगा। ठीक है, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी आएगा, सॉरी। आईजीएसटी कब आएगा और एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी कब आएगा, अगर आपका जो सेल है वो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब, याद करिए मैं आपको बताया था, इंट्रा और इंटर दो टाइप के सेल्स होते हैं। इंट्रा मतलब होता है, देखिए ए पहले आता है तो वो छोटा टर्म है, ई बाद में आता है तो वो बड़ा टर्म है। तो ए मतलब, इंट्रा मतलब सेम स्टेट्स के अंदर डीलिंग हो रही है, और इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में डीलिंग हो रही है। परचेस करते टाइम भी यही फॉर्मूला है, यही कॉन्सेप्ट है, और सेल करते टाइम भी यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, आईजीएसटी कब आएगा, अगर आपका जो सेल है वो किसी दूसरे स्टेट्स को कर रहे हो आप। अगर आपका सेल इंटर स्टेट है, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में कि यहाँ का डीलर है, ये सेल कर रहा है इस डीलर को, इस स्टेट में रहता है, तो आपका इंटर स्टेट या इंटर स्टेट आएगा उससे, या आपको डायरेक्ट लिख देगा कि ये इंटर स्टेट सेल है, ये इंट्रा स्टेट सेल है। ठीक है, तो आपका आईजीएसटी आएगा। और सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कब आएगा, जब आपका इंट्रा स्टेट सेल होगा। और देखिए, याद रखिए, आपको क्वेश्चन में एक ही रेट दिया रहेगा, एक ही रेट। समझ लीजिए 28% दिया तो आपको एक ही रेट दिया जाएगा कि जीएसटी का रेट है 28%। अगर इंट्रा दिया है तो आपको बांटना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, और कितना बढ़ता है, हाफ। ठीक है, जो भी रेट दिया है हाफ कर देंगे तो एसजीएसटी का आ जाएगा और सीजीएसटी का आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका पहला स्टेप। अब देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। दूसरे स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी। क्या, अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अब मैं एलिजिबल आईटीसी क्यों बोल रहा हूँ, आपको अगर पता हो तो बताइए, एलिजिबल आईटीसी क्यों बोल रहा हूँ। याद करिए, मैं आपको इसके थ्योरी वाली वीडियो में बताया था कि आईटीसी कुछ कुछ केसेस में नहीं मिलता, और वो कुछ 5 या 6 केसेस है जहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी नहीं मिलना मतलब, जो आपने टैक्स पे किया है वो टैक्स आप वापस क्रेडिट के रूप में नहीं ले सकते, मतलब माइनस नहीं कर सकते। वो केस क्या थे उसको देखते हैं। देखिए, आईटीसी नॉट अलाउेबल, ये मैं आ गया आपको उस पेज में लेके जहाँ पे मैंने आपको समझाया था आईटीसी कब कब आपको नहीं मिलेगा। तो पहला इसमें पॉइंट था। देखिए, टोटल 5 पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट क्या था कि जब जो गुड्स है आपका वो घूम गया या डिस्ट्रॉय हो चुका है, खराब हो चुका है, या किसी ने चोरी करके ले गया। ठीक है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, दूसरा, अगर जो गुड्स है वो गिवन एज गिफ्ट है, मतलब गिफ्ट के रूप में दिया गया है, ठीक है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखता है, गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस पर्पस। जो गुड्स और सर्विसेज है
जो किस चीज के लिए यूज की जा रही है, बिल्डिंग बनाने के लिए। किस चीज के लिए यूज की जा रही है, बिल्डिंग बनाने के लिए। गुड्स और सर्विसेज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और वो बिल्डिंग किस चीज के लिए यूज होगी, बिजनेस पर्पस के लिए। देखिए क्या बोला मैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं किस चीज के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। तो उसमें जो भी गुड्स या सर्विसेज आप लेंगे उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, चाहे इनपुट्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो, आपको आईटीसी मिलेगा। पर यहाँ पे ये जो कैपिटल गुड्स बना रहे, कैपिटल जो अपना खर्चा कर रहे हैं अपन, उसका आईटीसी अपने को नहीं मिलेगा इस केस में। और एक तो और केस है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तीसरा पॉइंट है गुड्स परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। अब कंपोजिशन डीलर मतलब होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बताया था। कंपोजिशन डीलर मतलब जो मिडिल टैक्स पेयर्स होते हैं। मिडिल टैक्स पेयर्स मतलब एक होते हैं अनरजिस्टर्ड, एक होते हैं रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड के अंदर दो लोग होते हैं, या तो नॉर्मल रजिस्टर्ड है या फिर क्या है, कंपोजिशन रजिस्टर्ड है। दोनों का अंतर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोनों में अंतर ये है कि जो नॉर्मल रजिस्टर्ड होते हैं उन लोग का टर्नओवर ज्यादा रहेगा, ठीक है। नॉर्मल में कम भी रह सकता है, ज्यादा भी रह सकता है, वो आपका चॉइस है कि आपको कंपोजिशन में जाना है कि नहीं जाना है। कंपोजिशन का फायदा रहता है कि आपको जो टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, वो एक मीडियम टैक्स पे करना है, मतलब बहुत लोवेस्ट रेट रहेगा, टैक्स पेमेंट का लोवेस्ट रेट रहेगा। ये समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर कंपोजिशन डीलर में अगर आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपोजिशन में आप सेल कर सकते हैं पर आप परचेज नहीं कर सकते। ना उसको मिलेगा आईटीसी ना आपको मिलेगा आईटीसी। समझ में आया, जिससे आप परचेज किया अगर वो कंपोजिशन में, तो उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या बोलता है, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल कैन नॉट बी अवेल्ड। देखिए आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल कैन नॉट बी अवेल्ड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आईटीसी, जो क्रेडिट अपने को मिल रहा है ना, वो मोटर व्हीकल में अपने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप मोटर व्हीकल परचेस करके ला रहे हैं और अगर उसमें आप जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी अपने आउटवर्ड सप्लाई के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट क्या बोलता है, मतलब इस केस में मिल जाएगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा, बट एक्सेप्ट अगर ये वाला केस आएगा वैन वाले से लेके व्हीकल तक, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर वो आपका वर्क ही है, मतलब आपका बिजनेस ही है मोटर व्हीकल से रिलेटेड, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। समझ में आता है, देखिए समझाता हूँ मैं आपको। अगर मोटर व्हीकल कैपिटल गुड्स में है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपने एक कंपनी खोली, आप मोटर व्हीकल लेके आए और आप क्या करते हो उस मोटर व्हीकल का, उससे आप अपने मतलब एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि आप लोगों को अपने घर जाना है, या समझ लीजिए आपको कुछ भी काम से कहीं बाहर जाना है, बिजनेस पर्पस के लिए या फिर अपना पर्सनल पर्पस के लिए भी, तो आप इस मोटर व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं। उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। व्हेन बट एक्सेप्ट कब मिल जाएगा, जब आपने मोटर व्हीकल क्यों परचेज किया, ताकि आप अपना बिजनेस कर सकें। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। आपका बिजनेस क्या चीज़ का है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट करना है गुड्स, उसके लिए मोटर व्हीकल लगेगी, ठीक है। दैट इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो अगर आपका जो बिजनेस है वो मोटर व्हीकल से रिलेटेड है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखा भी, एक्सेप्ट व्हेन द टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ इम्पार्टिंग ऑन मोटर व्हीकल्स, ठीक है। अब देखिए आईटीसी नॉट एडमिसिबल इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट। ये मैं आप लोगों को समझाया था कि आईटीसी आपको कब नहीं मिलेगा। जैसे आप कैपिटल गुड्स खरीद के लाए, उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये, उसमें आपका जो जीएसटी था वो 10% था, ठीक है। जीएसटी था जो वो 2000 था। 10,000 का मशीन है, ठीक है, 2000 का क्या है, जीएसटी है उस पर्टिकुलर मशीन में, तो आप पेमेंट किए होगे। अब आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 12,000। अब अगर आप डेप्रिसिएशन 12,000 में कैलकुलेट करेंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2000 शामिल है जो जीएसटी का था। आप जीएसटी के ऊपर भी टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप जीएसटी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर आप 10,000 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 2000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये वाला केस समझ में आया, बहुत इजी है। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये था आपका आईटीसी नॉट अलाउेबल। ये 5 केस है, इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आईटीसी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
अच्छा, उसके बाद अपन सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, सेकेंड वाले स्टेप पढ़ रहे थे, तभी मैं आप लोगों के यहाँ लेके गया था। और क्यों लेके गया था, ये वर्ड के लिए, एलिजिबल आईटीसी। अब समझ में आपको आया एलिजिबल आईटीसी क्या होता है, क्यों लिखा है यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस भी हैं, 5 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी लिखा है कि अगर आपको आईटीसी मिल रहा है तो आप उसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। उसमें भी वैसे ही आएगा, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट। इसमें आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी आएगा, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई मल्टीप्लाई बाय जीएसटी रेट करेंगे तो आईजीएसटी, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी आएगा। और आईजीएसटी, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी कब आएगा, आईजीएसटी आएगा तब जब आपका जो सप्लाई है वो क्या है, इंटर स्टेट, मतलब ई बड़ा टर्म, याद रखिएगा ये चीज, ई जो है बड़ा टर्म है। इंटर में क्या लिखेंगे, INTER, ई बड़ा टर्म है। इंट्रा में क्या लिखेंगे, INTRA, ए छोटा टर्म है, ठीक है। तो इंटर बड़ा टर्म है, तो मतलब बाद में आते हैं इसलिए बड़ा टर्म है। बड़ा टर्म है तो क्या मतलब, आप इस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं, समझ में आया। इंट्रा छोटा टर्म है, मतलब आप इसी स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं, 2 सिटी के बीच में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, मतलब बिलासपुर टू रायपुर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में जा रहे हो तो दिक्कत है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए इंदौर से आप रायपुर में कर रहे हैं तो 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इंटर, और अगर एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है तो इंट्रा, ठीक है। भले वो आसपास क्यों ना हो, बॉर्डर में भी है अगर, तो इंट्रा का सेम ही रूल है, समझ में आया। अब देखिए ये आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द मिनिमम जीएसटी पेएबल। अब आपको क्या निकालना है, मिनिमम जीएसटी, या फिर बोलते हैं नेट जीएसटी पेएबल, मतलब कितना आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा अपनी जेब से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है। ये जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिलेगा क्योंकि आपको क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। ये सब आप ना अगर जीएसटी रिटर्न भरते होंगे ना आपको ये सब समझ में आएगा वर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, आपके पूरे अपने बीकॉम में इतना डिटेल में नहीं समझाया भी होगा तो अपन थ्योरी में उतना ध्यान नहीं दिए थे। अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें पूरा मैं शुरू से लेके लास्ट तक पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल सब कवर करूंगा, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज गेन करनी है उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करिए इससे। एंड कुछ भी अगर आपका कोई भी फीडबैक है या फिर कुछ भी सुधार करने के लिए आप लोग बोलेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब देखिए आपका आ गया जीएसटी पेएबल, ठीक है, जितना आपको जीएसटी इस बार पेमेंट करना है। अब आ गया आपको एलिजिबल आईटीसी। अब आपको निकालना है नेट जीएसटी पेएबल। वो कैसे निकलेगा, तो आपको सबसे पहले लिखना है जो फर्स्ट में कैलकुलेट किया, मतलब जितना आपको जीएसटी पेमेंट करना है, ठीक है, उससे माइनस करेंगे जितना आपको क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है, आईटीसी अवेलेबल, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मिनिमम जीएसटी पेएबल। पर एक तो केस और आता है, समझ लीजिए आपको जीएसटी इंटर स्टेट की, मतलब आईजीएसटी जो आपको पेमेंट करना है वो करना है 10,000, आपको क्रेडिट मिल रहा है 15,000 का, ठीक है। आपको पेमेंट करना है 10,000, क्रेडिट मिल रहा है 15,000 का, मतलब 5,000 एक्सेस क्रेडिट है। उस 5,000 को आप अगर एसजीएसटी और सीजीएसटी में कुछ बच रहा है जीएसटी, समझ लीजिए उसमें 15,000 का जीएसटी पेएबल और क्रेडिट मिल रहा है 10,000 का, मतलब 5,000 वहां पे क्या हो रहा है ज्यादा, मतलब अपने को जेब से देना पड़ जाएगा, ऐसा हो रहा है नहीं। तो उससे केस में क्या होगा, आप आईजीएसटी को इन दोनों के बीच में किसी में भी एडजस्ट कर सकते हैं, या इन दोनों का क्रेडिट को आप आईजीएसटी में एडजस्ट कर सकते हैं, पर एसजीएसटी और सीजीएसटी को आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते। ये समझ में आया। आईजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा, एसजीएसटी आईजीएसटी से हो जाएगा, आईजीएसटी सीजीएसटी से हो जाएगा, सीजीएसटी आईजीएसटी से हो जाएगा, पर एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब आप करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ में आएगा। तो ये आपका आ जाएगा मिनिमम जीएसटी पेएबल। क्या आ जाएगा, मिनिमम जीएसटी पेएबल। इतना था आपका प्रोसीजर। ये 3 स्टेप्स थे, बहुत इजी, इतने जल्दी खत्म हो गए। थोड़ा सा जो एलिजिबल आईटीसी के ऊपर मैं लेके चला गया था इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, पर ये 3 स्टेप है। बात मानिए बहुत इजी चैप्टर है, अब आपको ये बहुत आराम से बन जाएगा। मैं आपको प्रूफ के लिए एक तो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, आपको 1 2 3 जितना आप बोलेंगे उतना करके दिखाऊंगा। ये देखिए आ गई निकिता फॉर 2022 एग्जाम्स, जो अब होने नहीं वाले, ऑनलाइन हो रहे हैं, पर देखिए नॉलेज तो गेन करना पड़ेगा ना। देखिए आपका जो जीएसटी का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, मैं आपको समझाता हूँ किस टाइप का लिया। देखिए ये जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन खोल लिया, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ लिखा भी यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है।
इसमें आपको पता कैसे चलेगा ये यूनिट 4 का, ये यूनिट 5 का? तो देखिए हर क्वेश्चन के ऊपर में लिखा है, जैसे ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 5 है, पर अपन ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक बार करवा चुका था और वो वाली वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ। अब अपन ना इसके अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी है वैसे क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या दिया है। आपको दिया है कंप्यूटर्स यूज फॉर ऑफिस। जो कंप्यूटर्स है वो ऑफिस के लिए यूज हो रहे हैं। देखिए मोटर कार अगर ऑफिस के लिए यूज होगा तो ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बिजनेस की मतलब वो बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए तो आपको ITC नहीं मिलेगा, पर कंप्यूटर में मिलेगा। मैं ये वाला केस कहीं समझाया नहीं था कि ये कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, तो इसलिए जहाँ पे मैं नहीं समझा वहाँ पे अपना दिमाग मत लगाइएगा, आप दे दीजिएगा यहाँ पे ITC, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, याद करिए मोटर कार अगर अपने कैपिटल गुड्स की तरह यूज हो रहा है तो आपको ITC नहीं मिलेगा, पर एक्सेप्ट वाले केस में बताया था अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है या सर्विस है कोई इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स के, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा ITC, ठीक है। मोटर का यूज फॉर बिजनेस पर्पस, यहाँ पे ITC नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस पर्पस लिख दिया, ठीक है। स्टोर्स एंड लुब्रिकेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाय जनता ट्रांसपोर्ट। देखिए जनता ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आप है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी फर्निश द फॉलोइंग डिटेल। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक अनरजिस्टर्ड से आपने गुड्स खरीदा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे RCM लगता है। RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली सप्लायर के ऊपर GST चार्ज होता है, पर किसी केसेस में जो रिसिपिएंट होता है मतलब जो रिसीव कर रहा है गुड्स या सर्विस उसको टैक्स देना पड़ता है। ये भी मैं आपको समझाया हूँ, एक तो वीडियो GST की उसमें मैं आपको ये चीज़ समझा के रखा हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो अगर RCM में दे रहे हैं तो अपनी जेब से अपन पैसा दिए ना GST का, तो अपने को ITC मिलना चाहिए, है ना। नहीं मिलेगा तो हल्ला बोल देंगे। अब देखिए कैपिटल गुड्स परचेज किए जिसमें डेप्रिसिएशन अपन GST कंपोनेंट में ले लिए। याद करिए मैं बताया था अगर GST कंपोनेंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है तो आपको ITC नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कंपोजिशन वाले से खरीदे इसलिए यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे इन दोनों का मिला, इसका नहीं मिला। फिर ये 4800, ये कौन सा 4800? यहाँ पे RCM में भी पेमेंट किया, बाकी किसी का नहीं मिला, खत्म। उसके बाद आपको निकाल के दिया था 2,20,000 इस बार आपकी GST लाइबिलिटी आपको पेमेंट करना है। उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, जितना आपको ITC मिल रहा है। याद कि मैं बताया था एक होता है आपको इसमें कैलकुलेट नहीं करने बोला, क्या? आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर आपको खाली इसमें ये कैलकुलेट करना था, तो आपने कर लिया, ठीक है। एक क्या केस होता है जहाँ पे आपको ITC निकाल के दे देगा, आपको आउटवर्ड सप्लाई का निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक केस होता है जहाँ पे दोनों नहीं देगा, आपको सब निकालना है। और तीनों केस बहुत ईजी है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जल्दी हो जाएगा, वो भी जल्दी हो जाएगा, कुछ नहीं है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बल्कि वो वाला क्वेश्चन ज़्यादा ईजी आएगा। देखिए ये रहा यूनिट नंबर 5, इसको अपन देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको बोल दिया, देखिए यहाँ पे पहले फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ GST द मैन्युफैक्चर यूज्ड कैपिटल गुड्स टू मैन्युफैक्चर द मशीन विच इंक्लूड GST ऑफ 10,000। मतलब ये GST जो है ना 10,000 ये आपको ITC के लिए बोल रहा है, कितना ITC आपको मिलेगा। प्लस बिसाइड इनपुट्स यूज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्ट GST पेड ₹7,900 टू सप्लाई। ये है इनपुट्स के अलावा इसमें 7,900 भी पेमेंट किया सप्लायर को अपन GST का, ठीक है। तो ये दोनों आपका हो जाएगा ITC। अब आपको निकालना है आउटवर्ड सप्लाई में कितना GST पेमेंट करना है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, तो देखिए ये प्राइस ऑफ मशीन है, ठीक है, ये प्राइस ऑफ मशीन है, मशीन इंस्पेक्शन है, पैकिंग चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर डिस्पैच ऑफ फिनिश्ड गुड्स है और डिजाइन एंड ड्राइंग चार्जेस इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ मशीन। इसमें ना आपको खाली एक ही मशीन सप्लाई कर रहा है, समझिएगा, आप एक ही मशीन सप्लाई कर रहे हैं, आप खाली एक मशीन सप्लाई कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें आपको सारी डिटेल दिया है। आपको सबको प्लस करना है कि कॉस्ट क्या है मशीन की। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ मशीन, देखिए वैल्यू ऑफ मशीन को मल्टीप्लाई करते हैं अपन GST रेट से, है ना। वैल्यू में खाली उसकी परचेज प्राइस नहीं आती है, फिर जो आपको बनाने का जो खर्चा है खाली वो नहीं आता, और भी एक्स्ट्रा खर्चा भी आता है, ठीक है। वो देखते हैं। प्राइस ऑफ मशीन में मशीन इंस्पेक्शन जरूरी खर्चा है, इसको ऐड करिए। पैकिंग चार्जेस इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी ऐड करिए। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड्स, अरे भाई ट्रांसपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिनिश गुड्स पहुंचेगा कैसे, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। डिजाइन एंड ड्राइंग चार्जेस इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ मशीन, ये देखिए ये भी यहाँ पे ऐड होता,
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंक्लूडेड ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, ये वाले में 3,30,000 मतलब परचेस प्राइस में ये इंक्लूड है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो मतलब इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसमें इतने को प्लस कर लीजिए। जो आपका अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करिएगा 12%, तो आपका आ जाएगा जीएसटी पेएबल। देखिए वही किया है यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया जीएसटी 12% से, तो आपका आ जाएगा टोटल वैल्यू चार्ज, मतलब इतना रुपए जो है ना ये आपको जीएसटी पे करना है। ठीक है, 43392, देखिए आया था कितना, 43392। ठीक है, आपको ये लिखिए, आपको इतना पे करना है, उसको माइनस किससे कर देते, आईटीसी से। तो आईटीसी दो दिया हुआ था, एक तो 10,000 का, एक तो 7,900 का, दोनों को प्लस करेंगे 17,900, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका जाएगा नेट जीएसटी पेबल। देखिए यहाँ पे लिख दिया नेट जीएसटी, कहीं कहीं पे लिखता है मिनिमम जीएसटी। ठीक है, तो इतना ही था आपका चैप्टर, बहुत इजी। अगर आपको ये समझ में ना आए तो प्लीज़ बताइए, बाकी मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ है। और मेरी बात मानिएगा, अगर आप लोग पेपर के लिए एकदम मतलब तैयार होना चाहते हैं तो आईटीसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करिएगा। आईटीसी की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आईटीसी का प्रैक्टिकल पढ़िएगा। क्यों बोल रहा हूं प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए? क्योंकि आईटीसी का प्रैक्टिकल थ्योरी से ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।